चलिए आगे बढ़ते हैं, बात एक बार फिर से विवाह कुंडली को लेकर कर लेते हैं। पंडित जी, अभी आप कुंडली के सप्तम भाव की बात कर रहे थे और विवाह के सुख, और यहाँ कहा जाए कि परिवार के सुख के संबंध में सातवें भाव से इतना गहरा और आपने जो कनेक्शन बताया, जरा विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, सप्तम भाव जो होता है यह कहीं न कहीं विवाह का मुख्य भाव होता है। जैसे 12 भाव दिए गए हैं, तो 12 भाव में जन्म कुंडली में देखेंगे तो लग्न से लेकर के 12वें भाव तक किसी न किसी जीवन के सुख और दुख से संबंधित वो भाव होते हैं। जैसे लग्न है, हमारा शरीर है, दूसरा धन परिवार, तीसरा पराक्रम, चौथा माता सुख, पंचम शिक्षा संतान, छठा रोग। तो ऐसे सातवां जो है और सप्तम भाव का स्वामी, मतलब सातवां भाव और सातवें का जो स्वामी होता है वो सप्तमेश कहा जाता है। सप्तम भाव की तरह ही वह भी बिल्कुल जो है पाप मुक्त होना चाहिए, किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं सप्तमेश जो है वह भी किसी अशुभ भाव मतलब छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सप्तम भाव में शनि, सूर्य व राहु यह नहीं होना चाहिए, और केतु की दृष्टि या केतु की स्थिति वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये सब तमाम ऐसे कारक हैं जो कि सप्तमेश के भाव को खराब कर देते हैं, जो दाम्पत्य सुख में आगे चल के बड़ी बाधा क्रिएट करते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न आया था, एक महिला अपनी बेटी के बारे में प्रश्न कर रही थी कि दाम्पत्य ये शुरू ही नहीं करना चाहता। उसका कारण क्या था? सप्तम भाव में नीच राशि में राहु का जाना, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि सप्तम में अगर कोई पापक ग्रह है उसकी स्थिति क्या होती है। अब राहु के जाने, राहु क्या है? राहु भ्रम है। जब राहु गया सप्तम भाव में, एक तो पापक ग्रह और दूसरा उसके भ्रम, तो क्या करेगा? वो विवाह को लेकर के आपके मन में गलत धारणा उत्पन्न करेगा, गलत कंसेप्ट उत्पन्न करेगा, या उसके जो देखिए सुख हर आदमी लेता है। एक जो सात्विक प्रकृति का आदमी है, सात्विक प्रवृत्ति का आदमी, वह भी सुख प्राप्त करता है, और जो तामसिक प्रवृत्ति का है वो भी सुख प्राप्त करता है, लेकिन सुख के साधनों में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से राहु या शनि जब पापक ग्रह हैं, जो तामस ग्रह कहे जाते हैं, वो जब सप्तम भाव में जाते हैं तो विवाह के सुख तो देते हैं लेकिन बहुत बुरी तरह से। वही जब शुभ ग्रह जाते हैं, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, तो अच्छा सुख देते हैं। मंगल और चंद्रमा ये दो दूसरे कारक हैं। अगर ये कहीं ना कहीं पंचम या सप्तम में बैठे हैं तो विवाह से पूर्व और बाद में पुरुष वर्ग के लिए प्रति कहीं न कहीं आकर्षण दिखाते हैं। ये महिलाओं कुंडली में है तो कहीं न कहीं शुक्र, चंद्रमा, सप्तम और सप्तमेश ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खास करके सातवां भाव। और ये किसी पुरुष की कुंडली में ज़्यादा मायने रखता है बनस्पत किसी महिला कुंडली में। ये ज्योतिष का चूँकि जब आप स्त्री जातक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग भी संदर्भ दिए गए हैं महिलाओं के दाम्पत्य सुख को लेकर के, क्योंकि पुरुष और स्त्री का अप्रोच जो होता है परिवार के प्रति, विवाह के प्रति, रिश्ते के प्रति, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कहीं ना कहीं आप लोग जो अपने जीवन में देखिए, अपने ही परिवार में देखिए, महिलाओं और पुरुषों को दाम्पत्य के प्रति, प्रेम के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति दो अलग अप्रोच होता है, कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत होता है। तो ऐसे में कुंडली देखने के भी तरीकों में जो हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने पूर्व में पुस्तकों की रचना की है, ग्रंथों को, उन्होंने अलग अलग बताए हैं। यहाँ पुरुष की कुंडली में सप्तम सप्तमेश बहुत मतलब जैसे कहते हैं महत्वपूर्ण है, और कतिपय ग्रंथों में महिलाओं के लिए अष्टम भाव और दूसरा भाव उतना महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें भेद है, वो थोड़ा सा और गंभीर चर्चा हो जाएगी, इतना समय नहीं। मुख्य बात ये जानिए कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, इस पे जरूर विचार करना चाहिए, चाहे महिला की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो। केवल कुंडली के गुणों को मिलाने से ही अगर आप विवाह की बात कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वह सही हो जाए, हो सकता है सही भी हो, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन सप्तम भाव जरूर देखना चाहिए, उसमें किन ग्रहों की स्थिति है और उसका फ्यूचर कैसा है उसके दाम्पत्य सुख का, इस पे फैसला लेना चाहिए।